प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाटक किसे कहते हैं तथा नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे, इनका अध्ययन और मनन करेंगे। भारतीय काव्याचार्यों ने काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य से आशय उस काव्य रूप से है जिसका आनंदोपभोग सुनकर किया जाए। उपन्यास, कहानी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना, कविता, महाकाव्य आदि श्रव्य काव्य की कोटि में आते हैं। दृश्य काव्य उसे कहते हैं जिसका आनंद अभिनय दर्शन से संभव हो। दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं। आज की बहुप्रचलित विधा एकांकी भी दृश्य काव्य का ही एक रूप है। चूँकि इसमें एक अंक होता है, इसलिए इसे एकांकी कहते हैं। अब हम देखेंगे नाटक किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है और उसका स्वरूप क्या है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नाटक नामक इस पंचम वेद में ऋग्वेद का संवाद, सामवेद का गान, यजुर्वेद का अभिनय और अथर्ववेद का रस, ये चार मूल तत्व निहित हैं। आध्यात्मिक अर्थों में यह संपूर्ण विश्व रंगस्थल है और संसार को ब्रह्मा का नाटक भी कहा गया है। ब्रह्मा नाट्यदम सर्वम। लौकिक अर्थों में व्यक्ति जन्म लेते ही अभिनय प्रारंभ कर देता है। शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि के रूप में मनुष्य जो कार्य करता है वह मानो एक तरह से अभिनय ही है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि यह नाट्य तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। यह मैंने इसलिए बताया है कि इसके द्वारा अनेक प्रकार के भाव तथा अनेक प्रकार की अवस्था वाले संसार की दशा का अनुकरण किया जा सकेगा। इसके द्वारा उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्रकार के लोगों का चरित्र दिखाया जा सकेगा। सातों द्वीपों के वासियों, देवताओं, ऋषियों, राजा और कुटुंबियों के किए हुए कार्यों का अनुकरण जिसके द्वारा किया जा सकेगा वह नाट्य कहलाएगा। नाटक वह रचना है जिसमें किसी प्रख्यात अथवा कल्पित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा रचित रचना के आधार पर निर्देशक द्वारा प्रशिक्षित अभिनेता अपने अभिनय, संगीत आदि द्वारा रस उत्पन्न करके प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं तथा उन्हें उपदेश आदि प्रदान करते हैं। अब हम आगे विचार करेंगे कि नाटक के तत्व क्या हैं। प्राचीन भारतीय काव्याचार्यों एवं आधुनिक पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों ने नाट्य कला पर गंभीरता से विचार किया है। इन सबके मतों के निष्कर्षों के आधार पर नाटक कला के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। कथावस्तु। कथावस्तु या कथानक को नाटक का मूल आधार कह सकते हैं। नाटक में कथानक को अंकों और दृश्यों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है। महत्व की दृष्टि से कथावस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। इनमें क्रमशः मुख्य कथा और गौण कथा भी कहते हैं। प्रदर्शन की दृष्टि से कथावस्तु दो प्रकार की है, दृश्य और सूच्य। मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली कथावस्तु दृश्य और संवाद आदि के माध्यम से सूचित कथावस्तु को सूच्य कहते हैं। भारतीय दृष्टि से नाटक में कथा वस्तु का संयोजन एक सुसंबद्ध
व्यवस्था के अनुसार होता है। पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार नाटक के कथानकों को 5 अवस्थाओं यानी आरंभ, विकास, चरम सीमा, उतार और अंत के अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही नाट्य शास्त्रों में कथानक की 5 स्थितियां होती हैं। अंतर है तो 2 दृष्टियों से। भारत में सुखांत या प्रसादांत कथानक अच्छे माने गए हैं, जबकि पश्चिम में दुखांत। भारत में नायक को प्रमुखता दी गई है तो पश्चिम में द्वंद्व और संघर्ष को। आज का हिंदी नाटक भी संघर्ष से युक्त होता है। कथानक में नवीनता, कौतूहल, जिज्ञासा, आकस्मिकता, मनोवैज्ञानिकता आदि को अच्छा माना जाता है। नेता अर्थात पात्र और चरित्र चित्रण। भारतीय नाटक कला में नेता को अनिवार्य माना गया है, जबकि पश्चिम में उसकी स्थिति संदिग्ध है और कुछ आलोचक कथानक को अधिक महत्व देते हैं। नाटक के मुख्य पात्रों को नायक और नायिका कहते हैं। खलनायक, विदूषक आदि की स्थिति भी रहती ही है। नाटक में सामान्यतः 20-25 पात्र रहते हैं। महत्व की दृष्टि से कुछ पात्र प्रमुख होते हैं और कुछ गौण। पात्र चाहे प्रमुख हो या गौण, सभी का चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक धरातल पर होना ही चाहिए। आगे हम देखेंगे संवाद योजना। इसे कथोपकथन भी कहते हैं। नाटक में पात्रों के वार्तालाप या संलाप को संवाद कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार संवादों के 3 प्रकार हैं: नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य और अश्राव्य। नियत श्राव्य यानी मंच पर उपस्थित कुछ ही लोगों द्वारा सुने जाने वाले। सर्वश्राव्य सबके द्वारा सुने जाने योग्य और अश्राव्य केवल दर्शकों के द्वारा सुने जाने योग्य। स्वगत कथन और आकाश भाषित भी एक प्रकार के अश्राव्य संवाद ही हैं। संवादों के मुख्यतः 3 कार्य रहते हैं: पात्रों के चरित्र का उद्घाटन, कथा वस्तु को विस्तार और गति देना, सूच्य कथानक को अभिव्यक्ति देना। देश काल एवं वातावरण। नाटक को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाने के लिए देश काल और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। देश से आशय उस क्षेत्र विशेष से है जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। काल से आशय युग विशेष से है और वातावरण से आशय परिवेश से है। इस प्रकार देशकाल एवं वातावरण में रीति रिवाज, रहन सहन, साज सज्जा, वेशभूषा, शिष्टाचार, आचार, व्यवहार, युग जीवन, संस्कृति आदि सभी कुछ आ जाता है। भाषा शैली संवादों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा ही होती है। नाटक में भाषा आम बोलचाल की तरह सरल सरस होनी चाहिए, क्योंकि इसका आनंद शिक्षित, अशिक्षित, बाल वृद्ध, नर नारी सभी उठाते हैं। शैली को भारतीय आचार्यों ने वृत्ति कहा था। वृत्तियाँ 4 हैं: भारती, कौशिकी, सात्वती और आर्भटी। आजकल नाट्य शैली से आशय रंग शिल्प से भी लिया जाता है। शैलीगत नवीनता और रोचकता नाटक को प्रभावशाली बनाती है। रंगमंचिता और अभिनेता। नाटक रंगमंची विधा है। नाटक को तभी सरल माना जाना चाहिए जब उसका सरलतापूर्वक मंचन हो सके। रंगमंच के 4 अंग हैं: मंच, पार्श्व, नेपथ्य और पांडाल। इसी प्रकार नाट्यशालाएं भी 3 प्रकार की होती हैं: चतुरस्र, वर्गाकार, विकृष्ट, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, और व्यस्त, तिकोनी। नाटक अनिवार्यतः रंगमंच के अनुकूल होना
चाहिए। उद्देश्य, हर रचना का एक उद्देश्य होता है। नाटक भी तभी सफल माना जाता है जब उसका एक सुनिश्चित लक्ष्य या उद्देश्य हो। वह न केवल मनोरंजन दे अपितु मृदुल उपदेश भी दे, लेकिन संकेत रूप में। अब हम देखेंगे नाटक का महत्व। समस्त काव्य कलाओं में नाटक को श्रेष्ठ माना गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम, नाटक को समस्त रसों की खान कहा गया है, इसलिए वह समस्त विधाओं से अधिक लोकप्रिय है। इसका आनंदोपभोग करने में हमारी समस्त इंद्रियां एकाग्रचित हो जाती हैं। ये सभी को मनोरंजन देता है। ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि नाटक संसार में सभी को प्रसन्न करेगा। विनोद जनने लोके नाट्य भेतद भविष्यति, नाटक का द्वार सबके लिए खुला रहा है, अतः नाटक की सामाजिक उपादेयता और महत्ता संसिद्ध हो जाती है। नाटक काव्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा रही है। इसका महत्व इस दृष्टि से भी आंका जा सकता है। भरत मुनि ने अपने आलोचना ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्रा रखा था। प्राचीन काल में नाट्य विधा भी अत्यंत लोकप्रिय रही। हिंदी का रंगमंच अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा है, पर विगत 20-25 वर्षों से अधिक नाटक रंगमंच से जुड़ा है और त्वरित गति के विकास की ओर अग्रसर है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की बढ़ती लोकप्रियता ने नाटक के क्षेत्र में अभिनव आयाम प्रस्तुत किए हैं। आजकल फिर रंगमंच गौण होता जा रहा है तथा दूरदर्शन प्रमुखता पा रहा है। दूरदर्शन की लोकप्रियता के कारण अब विश्व की श्रेष्ठ कथाकृतियाँ, यहाँ तक कि विशालकाय उपन्यास भी नाट्य रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ उपन्यासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों के स्वयं भी नाट्य रूप प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि मनु भंडारी ने अपने महाभोज को नाटक के रूप में भी लिखा है। वस्तुतः नाटक और रंगमंच अभिन्न हैं। नाटक सदा से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। धन्यवाद।